वेलकम टू चाय चर्चा, जहाँ हम बात करेंगे ड्रामों की, किताबों की, कहानियों की। तो जी, मैंने शुरू किया डाइजेस्ट राइटर देखना और इसके ख़त्म होते होते मेरे ब्रेन सेल्स का कबाड़ हो गया। कहानी शुरू होती है हमारी डाइजेस्ट राइटर से, जिसका नाम है फ़रीदा और उसका पेन नेम है रश्क हिना। तब उसकी स्टोरी एक डाइजेस्ट में पब्लिश हो जाती है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट दैट। उसकी फैमिली में है उसके अम्मा-अब्बा, 2 बहनें और 1 भाई। और भाई साहब, इंतहा के लालची और खुदगर्ज़ लोग उसको रोकते हैं लिखने से, और जब उसके माँ-बाप देखते हैं कि उसको पैसे मिलने लगे हैं, तो बस सबके मुँह में आ गया पानी और उसकी जर्नी हो जाती है शुरू। उसको एक एक्ट्रेस ड्रामा लिखने के लिए अप्रोच करती है, तो पहली बार में वो एक्ट्रेस उसको ठग लेती है, लेकिन वो दोबारा से रश्क हिना को अप्रोच करती है और रश्क हिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार कर उसके लिए एज अ घोस्ट राइटर ड्रामा लिखने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी बड़ी बहन की शादी करनी है। बहन भी इतनी बेशर्म है कि ये नहीं कि चलो मैं ना सादगी से शादी कर लूँगी, उल्टा डिमांड्स करती है कि मुझे जहेज़ में ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा और ये भी लेना है और वो भी लेना है। भाई मतलब तुम्हें भी अल्लाह ताला ने अक्ल दिया और तुम लोगों के हालात शुरू से ऐसे ही थे, तो माना कि भाई तुम लोग इतने टैलेंटेड नहीं हो, राइटर्स नहीं हो, लेकिन मेहनत करो, पढ़ो, कुछ तो करो, कोई छोटी-मोटी जॉब कर लो ताकि अपने आप को सपोर्ट कर सको। लेकिन भाई नहीं। और ये एक तरह से सही भी है। हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ख़ास तौर पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम सारे फाइनेंशियल बर्डन्स एक ही इंसान पे डाल दिए जाते हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी तो होती नहीं है, ना माँ-बाप कुछ कहते हैं, और इस चक्कर में उस कमाने वाले की अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है, उसकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों बुरी तरह से अफ़ेक्ट हो जाती है। खैर, तो इन सब के मुँह को ना खून लग गया। रश्क हिना लिखने लग जाती है और उसकी बड़ी बहन की शादी हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से। इसी सब में उसको एक फ़ैन भी अप्रोच करता है। अब रश्क हिना की स्टोरीज़ होती हैं ना, वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ और एलीट कपल्स की बेस पे होती हैं। तो लेकिन वो रश्क हिना से कनेक्ट करता है, फ़रीदा से नहीं करता। इसलिए फ़रीदा उसके साथ बातचीत भी करती है, उसको मिलने के लिए बुलाता है। ये जाती भी है मिलने, लेकिन ये नहीं मिलती, क्योंकि उसके ज़हन में यही बात होती है कि वो कभी मुझसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझे एज़ अ रश्क हिना परसीव करता है। जो मैं हूँ उस तरह से वो मुझे नहीं देखता। तो ये चैप्टर हो गया क्लोज़। उसका बाप इमोशनल गैसलाइटिंग करके उसको राज़ी कर लेता है शौकत से शादी करने के लिए। और यहाँ से शुरू होती हैं वो एपिसोड्स जिनको देखकर मेरा खून खौल गया। मतलब एवरी टाइम फुप्पो ओपन्स हर माउथ और या फिर शौकत स्क्रीन पे आता है ना, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। वो पहले दिन ही उसका लिखना बंद करवा देता है और फ़रीदा के सारे काम करती है, अपनी बेटी को सँभालती है, और फिर भी ना कोई एक्नॉलेजमेंट है, ना कोई इज़्ज़त है, ना कोई एहसास है। फिर एक दिन उसके ससुर का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कमाई बंद, क्योंकि शौहर तो कुछ करता नहीं है। तो ये सारा लालची टब्बर अब मिल के रश्क हिना को कहते हैं कि तुम लिखना शुरू कर दो, और यहाँ से उसके लिखने का फ़ेज़ 2 शुरू हो जाता है। वो लिखती है, दिन रात घर के काम भी करती है, बच्चों को भी सँभालती है, जैसे-तैसे काम मिलने लग जाता है उसको, और पैसे भी अच्छे आने लग जाते हैं। लेकिन ये नदीदे इतने हैं कि ये कभी तारीफ़ तो करते नहीं हैं, उल्टा ऊपर से आते हैं कि हमने तुम पे एहसान किया है कि हमने तुम्हें लिखने की इजाज़त दे दी है। तो इस सब में वो अपनी नंद की शादी भी करवाती है। सिचुएशंस में बंदा कोई एक सेफ स्पेस ढूँढता है, और वो सेफ स्पेस मोस्टली आपके लिए आपके माँ-बाप, आपका मायका ही होता है। लेकिन ये जब भी घर आती है ना, इसकी माँ आगे बैठी होती है मुँह फाड़े कि भई कॉलेज की फ़ीस है, पैसे दे दो, बहन की शादी करनी है, पैसे दे दो। यार आप माँ हो उसकी, आप देख रही हो कि वो अपने घर में कितना सफ़र कर रही है, तो तुम उसे बोलो कि बेटा जो आधे पैसे तुम हमें दे रही हो ना, वो तुम अपने पास रख लो, अपने ही और अपनी बेटी के लिए। लेकिन नहीं, इनको तो अपने घर चलाने हैं। बस इसी सब में ट्रांज़िशन हो जाता है और हमें दिखाई जाती है एक अमीर कबीर राइटर जो अब ड्रामे लिख रही है और वो अच्छा कमा रही है। उसने खुद भी घर बना लिया है, अपने माँ-बाप को भी घर बना के दे दिया है, और इसी सब में उसको दोबारा से शहरयार मिल जाता है और वो उसे कर देता है प्रपोज़। वो कुछ दिन कैथारसिस करने के लिए लेती है, शौकत से तलाक भी माँग लेती है, लेकिन बाय द एंड वो डिसाइड करती है कि मैं इसके साथ ही रहूँगी, एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़। तो पॉइंट नंबर 1, छोड़ने का सवाल तो अभी नहीं, बल्कि इससे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इतने सालों में जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई थी, तो उसको पहले से ही शौकत को छोड़ देना चाहिए था। हैप्पीनेस या मुकम्मल ज़िंदगी सिर्फ पार्टनर से ही नहीं मिलती, तो वो अकेले रह के भी खुश रह सकती है। और यहाँ पे तो अगला ऑप्शन भी इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि शहरयार जब दोबारा भी रश्क हिना से मिलता है, तो वो रश्क हिना से ही फ़ैसिनेटेड है और फ़रीदा से उसका कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इस तरह के लोगों की खिदमत करना और उनको सपोर्ट करना तो बनता ही नहीं है। मतलब मैं मानती हूँ कि गरीब रिश्तेदारों को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसे लोग हों जिनके साथ रह के आपकी अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। तुम फिर भी उनको सपोर्ट करना चाहती हो आउट ऑफ कर्टेसी, तो तुम अलग रह के भी उनको पैसे भिजवा कर सपोर्ट कर सकती हो, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि ये लोग बदल जाएँगे।
ये इंतहा के सेल्फ़िश और ग्रीडी लोग हैं। इवन कि जब वो अमीर भी हो जाते हैं तो उनको कोई ये रियलाइज़ेशन नहीं हुई कि हमने कुछ गलत किया है। वो बस उसके आगे-पीछे इसलिए होते हैं क्योंकि वो उनको अपने घर में रख के बैठी हुई है। और इवन कि जब शौकत का अफ़ेयर पकड़ा जाता है तो वो उसको ये कहती है कि भई जो करना है करो, लेकिन उसको शक ना हो। मतलब कोई एहसास, कोई नदामत कुछ है ही नहीं कि भई हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, सारे लोग ये कहते हैं कि आखिर में औरत को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है एंड ऑल। लेकिन यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। बहुत लोग रिलेट कर रहे हैं, लेकिन आप हमें दिखाओ कि भई हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। अब देखो 2 चीज़ें आ जाती हैं, या तो औरतें मजबूर होती हैं और बेबस होती हैं, वो फाइनेंशियली भी खुद को नहीं सँभाल सकती, तो उनके पास ये क्वेश्चन होता है कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे कमा के कौन देगा? वो चीज़ आ जाती है। इसके केस में ऐसा कोई सीन नहीं था। सेकंड जो होता है वो होती है ट्रॉमा बॉन्डिंग, जो कि आई थिंक फ़रीदा का केस है। ट्रॉमा बॉन्डिंग ये होती है कि जब एक बंदा आपको किसी भी तरह से मुसलसल अब्यूज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पाते हो और आप उसी साइकिल में चलते रहते हो, चलते रहते हो। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। अमीर होने से पहले जो लास्ट टाइम भी वो अपने घर आती है, तो उसका इरादा नहीं होता जाने का, लेकिन फिर भी उसकी सास आके उसको मक्खन लगाती है, समझाती-बुझाती है, जो भी, और वो चाहे चाहे अपने बाप का मुँह देखकर या अपनी सास का मुँह देखकर जैसे भी, लेकिन वो वापस चली जाती है। बट ये नहीं होना चाहिए था एंड दैट लीड्स अस टू पॉइंट नंबर 5, शौकत, जो सबसे बड़ा मेन मसला है। देखो, जब हम एक बंदे को चांस दे रहे होते हैं ना, तो हम देखते हैं कि भई अगर इसमें ये एक बुराई है तो इसमें शायद ये एक अच्छाई भी है, उसकी बेस पर हम उसको फेयर चांस दे देते हैं। लेकिन भाई ये बंदा, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग विद शौकत। वो उससे प्यार नहीं करता, उसको पसंद नहीं करता, हर वक़्त ताने देता है, ऑप्रेसिव है, उसकी इज़्ज़त नहीं करता, इवन कि वो बच्चों का भी ख़्याल नहीं करता है। दो एट द एंड हमें ये आखिर पे बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है फ़ोर्सफुली कि वो अपने बच्चों का कितना ख़्याल करता है, लेकिन वो भी एक मैनिपुलेशन ही है। क्योंकि हमने देखा है कि वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता था, वो रो रही होती थी तो वो उसको उठाता भी नहीं था। और चीटिंग, मतलब शौकत के मल्टीपल अफेयर्स रहते हैं, हम उसे अलग-अलग औरतों के साथ मल्टीपल टाइम्स देखते हैं। तो अब ये उसकी ना एक आदत बन चुकी है कि वो बस ऐवें ही अफेयर्स चलाता रहता है। तो ये आदत जो है ना, ये 2-3 दिन में नहीं बदली जाती, और अगर वो कमाती ना होती, अमीर ना होती, तो ये उसे कब का छोड़ चुका होता। जैसा कि वो कहता भी है, जब वो गरीब होते हैं तो उसमें एक सीन आता है जहाँ पे वो उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें ना कब का छोड़ चुका होता। और एक पॉइंट पर वो ये भी कहता है कि मुझे तो हँसती-खेलती लड़की चाहिए थी जो हर वक़्त बनी-सवरी रहे एंड ऑल। और अब वो ये सारी माफ़ियाँ माँग रहा है और मिन्नतें कर रहा है, जब उसने उससे तलाक माँगी है। मतलब कि अगर वो उसे तलाक ना माँगती तो वो सारा साइकिल उसी तरह से चलता रहता। वो ये भी एहसान हम पे ना करता। देखो बच्चों का सवाल, पॉइंट नंबर 6, तो जिस माहौल में ये बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, उनके ज़हनों पर सोचो क्या ही असर पड़ा हुआ होगा। इन लोगों के साथ रहने से बहुत अच्छा है कि वो बच्चे अकेले रहें। और जैसा उनका बाप है, तो जब इस तरह के बाप होते हैं और बच्चे जब बड़े होते हैं, तो वो देखते हैं कि उनका बाप एक अच्छा इंसान नहीं है, एक अच्छा कफ़ील नहीं है, माँ की इज़्ज़त नहीं करता, माँ से वफ़ादार नहीं है, तो ऐसे बच्चों की क्या ही परवरिश होगी? उनके लिए तुम क्यों रह रही हो इस रिश्ते में? तो उनके लिए बहुत बेहतर था कि वो उन बच्चों को लेकर अलग हो जाती। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली चाय पर। अल्लाह हाफ़िज़।